हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पीपी सर, आपका टीचर मेंटर, आप लोगों के सामने न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाए थे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप लोगों को हम अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। हम कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ठीक है, पॉजिट्रॉन वगैरह सबके बारे में हमने बढ़िया से डिस्कशन कर दिया था। वो तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। उसके बाद वाली केमिस्ट्री तो भी बाकी था, क्योंकि थोड़ा अल्फ़ा बीटा का नाम उसमें आ गया था। आज जो मैं पढ़ाऊँगा, अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी और कुछ है पढ़ाना बाकी था, वो बाकी जब उसमें उधर पढ़ाएंगे तो सिलेबस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो है आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में तो हम पढ़े थे कि हाँ, अल्फ़ा पार्टिकल होता है, अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस से एटम से बाहर निकल जाता है। बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल किसी एंगल से डेविएट हो जा रहे थे। 20,000 में से, किताब में भी लिखा हुआ है, 20,000 में से कोई एक पार्टिकल था जो मतलब जा रहा था, बीच में टकरा के वापस चला रहा था। हमारा गोली अगर गई टकरा के वापस चली आई, तो ये कंसेप्ट उन्होंने बता दिया था। ये तो सब लोग जानते हैं यार, 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। हाँ, जो कंपटीशन में देगा ये तुरंत दे देगा कितना निकल जाओ टकरा जा रहा था, इसे तुरंत देगा, ठीक है। कुछ ऐसा पढ़ो कि हाँ, मतलब वो भी देते हैं सब, कुछ ऐसा पढ़ो कि हाँ। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एडवांस कंसेप्ट concept in Rutherford experiment। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए एडवांस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या है। तो पहले नंबर में जो हमको पढ़ना है बाबू, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग, नंबर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल लिख लो, ठीक है। तो इसको हम यन से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं बुक में यन थीटा भी दिया रहता है। इसका डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है, ठीक। ये पहला पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे बाबू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। थर्ड हम पढ़ेंगे वॉल्यूम रेशियो बाई वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। फोर्थ हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है। और अगला है आपका, हम पढ़ेंगे 5वें नंबर में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। छठे नंबर में है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इतने इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे सब ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम बारी बारी से सबके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट करें, बताता हूँ। तो आइए देखते हैं हम नंबर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin θ/2 होल टू द पावर 4।
ये फार्मूला होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin टू द पावर 4 θ/2, इस तरह भी कह सकते हैं। हाँ देखो, n नंबर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल है, ठीक है। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, हाँ बड़े क्लास में है। हम जब पढ़ते थे उस समय था, ये 10 नंबर का कुल अकेले में क्वेश्चन आता था। देखिए एक बुक है मेरे पास, दिखा दे रहा हूँ, उसमें इसका डेरिवेशन है। ये बुक है आर मुरुगेसन की बुक है, मॉडर्न फिजिक्स, बड़े क्लास का है, काफ़ी अच्छी किताब है। तो इसमें डेरिवेशन दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा डेरिवेशन दिया हुआ है। देखिए ये बढ़िया समझाया हुआ है, यहाँ इसका दिया हुआ है, यहाँ से ये n इक्वल टू इतने कांस्टेंट है 1/sin टू द पावर 4 θ/2, तो बहुत काफ़ी बड़ा इसका डेरिवेशन है। तो उस डेरिवेशन पे हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे दिखा दिया हूँ डेरिवेशन। हर चीज़ का डेरिवेशन है, लेकिन सबका डेरिवेशन नहीं, जो हमको काम की चीज़ है वही पूछा जाता है, ठीक है। तो अब बताते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल n इनवर्सली, n जो होता है n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin θ/2 होल टू द पावर 4, या इसको प्रोपोर्शनल, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। या हम दोनों को अगर एक रेशियो में देखें, हम दोनों को अगर हम एक रेशियो में देखें तो इस तरह हो सकता है n1 रेशियो, दूसरे मार्कर से लिखें, n1 रेशियो n1 प्रोपोर्शनल टू sin θ1/2 होल टू द पावर 4, ऐसे कर सकते हैं। या n2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin θ2/2 होल टू द पावर 4। दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे बाबू, तो n1 रेशियो n2 इक्वल टू ये sin θ2/2 होल टू द पावर 4 अपॉन sin θ1/2 होल टू द पावर 4। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी एक का दिया होगा, यहाँ से हम डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं फार्मूला। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करिए आप लोग। यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन छोटा सा है, लिख लो बाबू। क्वेश्चन है एट 90 डिग्री एंगल एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री डिफ्लेक्टेड पार्टिकल, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन पार्टिकल या डिफ्लेक्टेड पार्टिकल n इक्वल टू 56, ठीक है। देन व्हाट डिफ्लेक्शन, देन हाउ मेनी डिफ्लेक्शन लिख लो, देन हाउ मेनी डिफ्लेक्शन एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री पे क्या करना है, डिफ्लेक्शन बताना है, या अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल बताना है, मतलब कितने पार्टिकल मुड़ रहे हैं। चलो इधर का इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा के क्वेश्चन इस पर बता रहा हूँ वाले फार्मूले पर। देखो भाई कैसे लगेगा बाबू। तो हम ये फार्मूला तो हम जानते हैं, n1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin θ1/2 होल टू द पावर 4। अब हम वैल्यू रख देते हैं, चलो ठीक है, उसी में रख लो। n2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin θ2/2 होल टू द पावर 4, दोनों का रेशियो लेने पर n1/n2 इक्वल टू sin θ, यहीं रख लो, चलो इसी को कर दो, यहीं कर दो बाबू, यहीं कर दो। n1 पे, n1 को मैं कितना माना था, यहाँ n1 को 56 माना था, यहाँ n1 को 56 माना था, तो 56 रेशियो
साइन थीटा, थीटा 1 मतलब जो माना था मैंने, थीटा 1 क्या माना था, थीटा 1 90 माना था, तो 90/2, चलो 90/2 होल टू द पावर 4 कर दो बाबू, इसको सॉल्व कर दो। 56 रेशियो साइन 45 होल टू द पावर 4 कर दो। उसी तरह दूसरा, तो दूसरे को इसे रहने दो, n2 रेशियो साइन 60 है, तो इसको 60/2 का आधा मतलब क्या, साइन 1 बाई है, साइन 60/2 मतलब 34 होल टू द पावर 4। अच्छा, दोनों को इसको और इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, दोनों को डिवाइड करो, 56 बाई n2 इक्वल टू साइन 30 होगा, ये वाला जाता है ना, साइन 30 का होल 4 हो जाएगा साइन 45 होल 4, वैल्यू रख लो, आ जाएगा, रखो बाबू। ये 1/2 है, 1/2 चलो कर लेते हैं, 1/2 हो जाएगा 1/2 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 1/√2 होल टू द पावर 4, उलट पुलट के सालो कर दो, ये 1/2 मतलब 1/16 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8 2 16, 1/16 उलट जाएगा, उलट के ऊपर चला जाएगा, √2 का मतलब 4 हो जाएगा, हाँ ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट कर लेना, हाँ 56/n2 सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4 × 16, ठीक है, तो n2 बराबर हो जाएगा 4 × 56, 4 × 6 = 24, 4 4 × 25 = 22, ठीक है, n2 इक्वल टू 224 224 पार्टिकल क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है, चलो दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, नोट करो। अब हम पढ़ते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, पढ़ते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं, क्या होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, शेडिंग डालेंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक, R इक्वल टू होता है R0 A होल टू द पावर 1/3, R इक्वल टू R0 A होल टू द पावर 1/3। इसका भी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में या न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका इसका डेरिवेशन है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, R इक्वल टू R0 A होल टू द पावर 1/3, जिसमें कि R है आपका, R आपका है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है बाबू, R0 आपका है कांस्टेंट है, सॉरी लाइट भग गई, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, ठीक है, तो रेडियस के लिए, न्यूक्लियस की रेडियस के लिए ये आपका फार्मूला है, ठीक है, R जो है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, R0 कांस्टेंट है, और A आपका यह A एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास है, या एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, इसको एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, R0 की वैल्यू, इसको भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिलेशन है, R0 की वैल्यू होती है 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर होती है, 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर होती है। ये आपका मोलर मास है, एटॉमिक, इसको एटॉमिक वेट, या इसको एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, एटॉमिक मास
भी कह सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन दूँ, आप लोग करिए इसको कैसे लगाया जाएगा। देखिए, मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है एल्युमिनियम 1327, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट दिया हुआ है एल्युमिनियम 1327। इसमें फाइंड करना है इन एल्युमिनियम 1327 फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब इस एटम में जो न्यूक्लियस की रेडियस होगी कितनी होगी। देखो बाबू, R इक्वल टू R0 1/A⁴ होता है। R0 की वैल्यू आपको मालूम है 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर रखो, और ये मोलर मास है आपका। मोलर मास की वैल्यू आप तुमको कितना लेना है बाबू, एल्युमिनियम का मोलर मास 27 होता है। तो 27 पर कितना होगा, 27 पर 1/3 कर दीजिए। यहाँ 27 को सॉल्व करोगे तो 1.4 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है, मीटर है। और उसके बाद इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो बाबू 3 पर 3 3 3 या 9 3 या 27, या 1/3 है तो इसे कट जाएगा, तो हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3। तो सॉल्व करने पे आएगा 14×42 4.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हुआ, ठीक है। इतना क्वेश्चन था। अगर इसमें हमको फाइंड करना है इसका, यहाँ लिख लो क्वेश्चन फाइंड, लिख लो आल्सो फाइंड, आल्सो इसी में बढ़ा लो, आल्सो फाइंड वॉल्यूम, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना हो तो कैसे लगाओगे, V इक्वल टू, देखो इधर का इसको नोट कर, इसको मिटा दें, नोट कर लिए होंगे आप लोग। ये क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। देखिए, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, R क्यूब आपका इतना आया है 4.2 इंटू 10⁻⁻15। यहाँ से आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नोट करें इसको आप लोग। आइए अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं हम, एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं इसी बहाने। गोल्ड के लिए देखते हैं। रदरफोर्ड सर को गोल्ड बहुत पसंद था, ठीक है, गोल्ड इनको बहुत पसंद था। 197 मोलर मास होता है। तो इसका हमको फाइंड करना है न्यूक्लियस, फाइंड क्या करना है, फाइंड रेडियस ऑफ, इन गोल्ड में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड करना है। इस एटम की जो है रेडियस फाइंड करना, एटम में उपस्थित न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड करनी है। तो हमको देखिए R इक्वल टू होता है R0 A⁴ R0 की वैल्यू रखो 1.4 इंटू 10⁻⁻15, और A आपका मोलर मास होता है। तो मोलर मास A197 मोलर मास है, क्या A की वैल्यू है, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 197 होल टू दी पावर 1/3। तो इसको हमको ऐसा करते हैं, इसका क्यूब रूट निकालते हैं, ऐसे नहीं लगेगा, ये आसानी से नहीं। तो 127 हो जा रहा था, 3 3 9 3 27, मान लीजिए 64 रहता तो वो भी हो जाता, लेकिन 197 है तो इसको लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए इसको बता दे रहे हैं
इस पर दिमाग लगाना पड़ेगा, इसे कैसे निकालना पड़ेगा देखते हैं। 197 है तो यानी 200 के आसपास है। तो 4 चौको 16 चौको 5 25 25 25 125 600 36 के 216, ठीक है। 3 3 9 3 27 6 चौको 16 5 5 पॉइंट समथिंग क्या आएगा। मान लो 6 का क्यूब करोगे, 6 का क्यूब करोगे तो 6 छके 36 छके 216 होगा, ठीक है। और मान लो ये 25 का सिर्फ 5 का क्यूब करोगे तो 125 होगा। ये ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए भुला गया। तो अब देखो 6 का क्यूब करोगे तो 216 आ रहा है, 216 से कम है। 5 का करोगे इतना आ रहा है। तो हमारे ख्याल से इसे मान लो 5.5 के आसपास मान लो इसको, ठीक है। सॉल्व करने 5.5 के आसपास ऐसे अप्रॉक्सीमेटली मान ले रहे हैं, 5 पॉइंट समथिंग ऐसे मान ले रहे हैं, ठीक है। 1.4 इंटू 10⁻⁻15। ये समझ में आया है कैसे हुआ है। देखिए 197 का क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट नहीं निकालना, क्यूब रूट निकालना है। तो दिमाग वाला चीज़ है। देखो दोनों का लोग तो अगर 6 का लेते हैं तो 216 आएगा, और 25 का लेंगे तो 125 आएगा, ठीक है। लेकिन दोनों में मतलब जाहिर सी बात है 5 से कुछ ज़्यादा होना चाहिए, या तो 5.5 ले लो या 5.3 ले लो। चलो मैं मान ले रहा हूँ 5.4 ले रहा हूँ, चलो ठीक है, इतना ले रहा हूँ, करके देखना उसी के आसपास आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा तुम्हारा होगा। तो 1.4 इंटू 5.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर करोगे। और इसका वॉल्यूम भी निकालना, वॉल्यूम निकाल लीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इस आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इसकी भी क्या आ जाएगी, एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा। इस आर की वैल्यू रखेंगे तो एल्युमिनियम का वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब इसका इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ, रेशियो आप लिखिए, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, देखते हैं क्या है। देखिए एटम का जो वॉल्यूम लिया जाएगा 4/3 पाई आर ए क्यूब कर दो इसको भाई, ये 4/3 पाई आर एन क्यूब कर दो, आर एन क्यूब ऐसे कर दो। तो देखिए 4/3 से 4/3 कटा, ये हो जाएगा आर ए क्यूब बाई आर एन क्यूब। तो जो एटम की रेडियस होती है, एटम की रेडियस क्या होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है, और जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो सबका क्यूब करना है तो क्यूब कर दीजिए आप, और इसको ऊपर ले जाएंगे, ध्यान रहे इस 10 को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ लिख देते हैं। तो हो जाएगा 10⁻⁻10 है, ऊपर जाएगा -10 इंटू 10⁻15 होल क्यूब कर दोगे। सॉल्व करेंगे तो बाबू हो जाएगा 10⁵ का होल क्यूब करोगे। तो मतलब कहने का मतलब हमारे यह है आर ए बाई वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सॉल्व करेंगे तो 5 दिया 15 होगा ना, 10⁻15 होगा, ये 10⁻15 ये रेशियो आएगा 10⁻15। कहने का मतलब जो है वॉल्यूम ऑफ एटम ग्रेटर देन 10⁻15 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सोचो कितना बड़ा ज़्यादा है, कितना गुना बड़ा है, बहुत ही बड़ा गुना है। 10⁻15 टाइम ग्रेटर है इसका वॉल्यूम न्यूक्लियस से।
एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम से इतने टाइम बड़ा है। ठीक है, ये भी रिलेशन पूछा जाता है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ाते हैं। आइए अब हम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी इक्वल टू रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के अगर हम देखें तो देखिएगा रो इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक, घनत्व प्रवाह द्रव्यमान बटे आयतन हम पढ़े हैं। चलिए इसको इतना भी रहने दीजिए। अभी हम इसको एक क्वेश्चन के अनुसार कर रहा हूँ। मान लीजिए हम एल्युमिनियम को लेके चल रहा हूँ, आसान है, गोल्ड का भी निकाल लीजिएगा, गोल्ड का भी चाहे तो लेके कर सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम 2713, इसका जो मास लेंगे हम, मास वेट लेते हैं, तो अगर इसको हम मोल में लें, जैसे 27 ग्राम अगर लें, 27 ग्राम लें तो 1 मोल होता है, 27 ग्राम लें तो 1 मोल होता है, ग्राम में लें तो 1 मोल होता है, समझ रहे हैं? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका हम जो वेट लेंगे 27 ग्राम पर मोल लेंगे। ठीक, अगर हम एटम में लेंगे तो AMU होता है, 27 एटम में लेंगे तो AMU, वो मोल कंसेप्ट में पढ़े होंगे। ये देखो, तो हम इसका जो वेट लेंगे 27 ग्राम पर मोल लेंगे। तो इसका जो हम वेट लेंगे, सुनिएगा बाबू ध्यान से, मोल में जा रहा है थोड़ा, तो ये देखो 27 ग्राम पर मोल। ठीक, अपान वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो निकाले हैं हम, देखो R इक्वल टू R0 इंटू A टू द पावर 1/3। अब देखो A की वैल्यू, R0 की वैल्यू 1.4 इंटू 10 टू द पावर -15। A की वैल्यू आप ले लीजिए 27 1/3, इसका क्यूब रूट निकालेंगे 3 आएगा, तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर इंटू 3, तो 14×42, 4.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। ये मैं पहले भी कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो यहाँ से ये वैल्यू रखेंगे, मोल नीचे भेज देना, सॉल्व करो, थोड़ा कैलकुलेशन इसका लेंदी है, कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ग्राम अपान 4/3 पाई के वैल्यू 22/7 रख लो, 22/7 मत रखो, हाँ ठीक है, सही है, चल जाएगा, हाँ चल जाएगा 4/3। आर की वैल्यू रखो 4.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर का होल क्यूब। ध्यान रहे कि पर मोल, मोल नीचे भी तो है, पर मोल, इस मोल को यहाँ नीचे रख दोगे, पर मोल, मोल को रख दोगे, तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं? जैसे 1 दर्जन में 12 केला पड़े हो, उसी तरह 1 मोल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। देखो 27 ग्राम बाई 4/3 पाई 22/7 इंटू क्यूब करोगे, इसको सॉल्व करना क्यूब करके, 4.2 इंटू 10 टू द पावर -15 का होल क्यूब। इसकी वैल्यू रखना 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। सॉल्व करोगे, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन है, सॉल्व कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 15 ग्राम, सेंटीमीटर में इसको कर लेना, इसको सेंटीमीटर में इसको कर लीजिएगा, आप लोग सेंटीमीटर में कर लीजिएगा तो आएगा, इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको सेंटीमीटर में कर लीजिएगा कन्वर्ट, यहीं कर लें, चलो यहीं कर दे रहा हूँ सेंटीमीटर, यानी 0.042 सेंटीमीटर कर लेना इसको। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब आएगा रो। ठीक है, किलोग्राम में लिखोगे तो केजी में लिखोगे तो हो जाएगा आपका डेंसिटी जो आपकी आएगी यहाँ
डेंसिटी यहाँ निकाल रहे हैं 10⁻15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगी। 92 अगर केजी में लोगे तो 10⁻12 केजी पर मीटर क्यूब आएगा। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होती है डेंसिटी, ठीक है, नोट करो। चलो तो आइए अब हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए अल्फा पार्टिकल के लिए स्कैटरिंग के लिए क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब होता है अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के से जस्ट टकराने के बाद तो बहुत वाला डिस्टेंस, मतलब टकराने से के बाद वाले डिस्टेंस बहुत क्लोजेस्ट वाले डिस्टेंस। अब कैसे आप लोगों को समझाऊं, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, ये मान लो कई बार आया हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है, जानेंगे तो लग जाएगा। देखिए कैसे निकाला जाएगा। मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे सब भी जानते हैं कि प्लस J चार्ज होता है, ठीक है बाबू। अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल है, आ रहा है टकराने के लिए, ठीक है, यही है अपना। तो शुरू में इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लीजिए K1, ठीक है, U1 पोटेंशियल एनर्जी K1 प्लस U1 इक्वल टू इसके लिए K2 प्लस U2। शुरू में इसका वेलोसिटी, शुरू में इसकी जो वेलोसिटी थी V1 थी, ठीक है। इसको U1, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv फार्मूला लगेगा, हाफ mv स्क्वायर। और पोटेंशियल शुरू में इनिशियल जीरो था, मतलब जब तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो होगा, फिजिक्स का कंसेप्ट लगा है यहाँ। इसमें काइनेटिक एनर्जी के टकराने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो यहाँ फाइनल स्टेट में, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है U2 आपकी जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R होती है। तो हम यहाँ क्लोजेस्ट डिस्टेंस को जो माना हूँ, क्लोजेस्ट इसको मान ले रहा हूँ के और जो यह Q1 है इसको J मान लो शुरू में, ये J। और जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज ये अल्फा पार्टिकल के लिए है, अल्फा पार्टिकल के लिए। तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो +2e होता है, 2e होता है। और जो डिस्टेंस होगा क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको हम d मान ले रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, इसको d मान ले रहे हैं। तो U2 इसके लिए होगा। क्लास 11th वाले समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें 12th का कंसेप्ट लगा हुआ है, एडवांस वर्जन के लिए समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ U2 के जगह पे हम लिख सकते हैं K ZE इंटू 2E अपान D क्लोजेस्ट डिस्टेंस। सॉल्व करोगे तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 2K ZE स्क्वायर अपान D। ये समझ में आई बात। अब देखिए 2 को यहाँ ले आओ, mv स्क्वायर को यहाँ नीचे रखो, तो आपका आ जाएगा D इक्वल टू आएगा, इधर लिख दे रहे हैं यहाँ, D इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 जा 4K ZE स्क्वायर अपान mv स्क्वायर। तो ये आपका एक्सप्रेशन है क्या, क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए एक्सप्रेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। समझ में बात आ गई होगी, ठीक। एक बार क्वेश्चन दिया था, अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था, 2017 या 16 में आया था क्वेश्चन IIT में। एक्चुअली फिजिक्स का भी पार्ट है, ठीक है, फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है, लिख लेना भाई। देखो जो क्वेश्चन 2016 में आया था, 2016 या 17 में आया था, याद नहीं आ रहा था, तो बताया था डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस D डिपेंड्स, मतलब ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच वाला है,
डी डिपेंड्स, कहाँ किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड डिपेंड्स ऑन, देखिएगा तो दिया था पहला 1/m दिया था, 1/√m दिया था, ऐसे कुछ था, या m दिया था, m² दिया था। ठीक है, तो आप लोग खुद से बता सकते हैं कि डी किस पर डिपेंड करेगा। आसान था कि नहीं, लेकिन वो रिलेशन याद रहना चाहिए। देखो डी किस पर डिपेंड कर रहा है, जेड पर डिपेंड कर रहा है, ई पर डिपेंड कर रहा है, और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। तो ये तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए फार्मूला था। ठीक है, समझ में आ गया, कई बार पूछा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आ गया। लास्ट वाला जो रह गया है इम्पैक्ट पैरामीटर, उसको बता दे रहा हूँ, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर लिखो बाबू, इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। इसको हम बी से डिनोट करते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर ये होता है, ये मान लो न्यूक्लियस से जाके टकराया, ये होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, जान जाओ। ये न्यूक्लियस है मान लो, प्लस जेडी न्यूक्लियस है, ऐसे है ना, ये एटम है। ठीक, ये रे जा रही थी, ये आके यहाँ ऐसे जो भी थी, ये जो रे यहाँ, ये जो रे वापस आ जा रही थी इसे जाके, तो इसके बीच का डिस्टेंस ये होता है, ये वाला डिस्टेंस इम्पैक्ट पैरामीटर होगा, डी ये वाला। ठीक है, तो ए बी के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए फार्मूला डायरेक्ट रख लो, बी बराबर होता है, बी इक्वल टू d/2 cot θ/2, शायद यही होता है, हाँ यही होता है, d/2 cot θ/2। ठीक है, अब इम्पैक्ट पैरामीटर अगर पूछेगा तो डिस्टेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और थीटा दिया रहेगा तो इम्पैक्ट पैरामीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जितने भी लॉजिक थे, जितने भी टर्मिनोलॉजी थी, मैंने सब बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो ये चैनल, ये थोड़ा सा भी चैप्टर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वाला अच्छा लगा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ भी बच्चे रहें आप लोग खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। बाय बच्चों, बाय।